हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। माय डियर, हमने शुरू किया हुआ है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मेरे बच्चे, आज इस टॉपिक को हम प्रॉपर फिनिश करेंगे। लास्ट पार्ट है इसका, और कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं। मेरे बच्चे, सबसे पहला टॉपिक आज हम करेंगे जीडीपी एट करंट प्राइस। इसे हम नॉमिनल जीडीपी भी कह देते हैं। अब क्या मतलब है इसका? देखो बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज जीडीपी। भाई जीडीपी क्या होता है? एक साल में जितने भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस होती हैं उन सब की जो वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू, उसका सम होता है जीडीपी। सबको पता है अच्छे से क्या है जीडीपी? सम टोटल ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब जो ये जो वैल्यू है इसका सम है जीडीपी। और अब अगर इस वैल्यू को हम एस्टिमेट करते हैं करंट प्राइस पे तो उसको बोल देते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। ध्यान से समझो, क्या है जीडीपी एट करंट प्राइस? सम टोटल, इट इज द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का सम टोटल है किसका? ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज, जितने भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए इकोनॉमी के अंदर, एंड एस्टिमेटेड एट करंट प्राइस। यानी एक साल के अंदर जितने भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई उन सबकी मार्केट वैल्यू का सम, जिसको आपने मेजर किया करंट प्राइस पे, उसे बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। और बच्चे, इससे हम नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है, सर फिर ये जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या है? ये रियल जीडीपी क्या है? अब अगर हम जीडीपी की वैल्यू निकालें किसी कांस्टेंट प्राइस पे, किसी बेस ईयर प्राइस पे, हम उसको बोल देते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या है? एक साल में जितनी भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई उन सब की मार्केट वैल्यू क्या है? जीडीपी। लेकिन उसको एस्टिमेट किस पे किया? एस्टिमेटेड किया मेरे बच्चे एट द प्राइस ऑफ सम बेस ईयर, तो उसको हम बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, या बोल देते हैं रियल जीडीपी। यानी दोनों में फर्क क्या है? देखो, जीडीपी का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू किसकी? जितनी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई एक साल के अंदर, वो है जीडीपी। लेकिन अब अगर इसको आपने वैल्यू को मेजर किया करंट प्राइस पे, तो ये हो गया जीडीपी एट करंट प्राइस। आपने मेजर किया, एस्टिमेट किया एट सम बेस ईयर प्राइस, तो ये हो गया जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और रियल जीडीपी। ये बेसिक फर्क है कि मान लीजिए हम इस समय प्रोडक्शन करते हैं 2024, तो 2024 की अगर मैं प्राइसेस लूंगा, इस पे जीडीपी को मेजर करूंगा, तो वो जीडीपी एट करंट प्राइस। और मान लो मैंने बेस ईयर लिया, सपोज करते हैं 2016, और अगर मैंने 2016 की प्राइसेस पे आज के जीडीपी को कैलकुलेट किया, तो वो क्या होगा? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, क्योंकि ये क्या है? सम बेस ईयर। क्लियर हो गया? जब बेस ईयर प्राइस में मेजर करोगे तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, और जब करंट प्राइस में मेजर करोगे तो जीडीपी एट करंट प्राइस। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से कौन सा बेटर इंडिकेटर है, कौन ज्यादा अप्रोप्रिएट है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए? तो मेरे बच्चे, इन दोनों में से जो बेटर होता है दैट इज द जीडीपी एट माय डियर कांस्टेंट प्राइस। अब आप पूछोगे क्यों, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं विद एग्जांपल, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए हम कहना क्या चाहते हैं। देखो, मैं मान लीजिए यहां पे लेता हूं सबसे पहले 2016 एक ईयर, ठीक है। इस साल में मान लीजिए हम बात करते हैं वीट की, तो वीट की जो प्राइस थी, सपोज इट वाज 2000 रुपीज पर क्विंटल, और उस साल जो हमारी वीट की प्रोडक्शन हुई मे बी इट इज 200 क्विंटल, तो उस साल जो हमारी वैल्यू थी वीट की जो हमने मेजर की, वो कितनी आई हमारे पास? दैट वाज माय डियर 4 लाख रुपीज। तो ये क्या है? ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो ये हम उस समय हमने निकाल लिया, ठीक है। अब मान लीजिए हम बात करते हैं 2024। अब 2024 में जो वीट की प्राइस है वो हो गई 4000 रुपीज पर क्विंटल, और हमारी जो प्रोडक्शन है वो हो जाती है मान लीजिए 300
क्विंटल, ठीक है। अब हमने मेजर की इसकी वैल्यू, तो वैल्यू आती है माय डियर 12 लाख। अब ये जो 12 लाख है ये क्या है? इट इज माय डियर, अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो ये है जीडीपी एट करंट प्राइस। अब आपने क्या किया, करंट प्राइस पे लिया। अब मान लीजिए 2024 में ही क्वांटिटी कितनी हुई 300, और मैंने प्राइस ले ली वही पुरानी बेस ईयर। बेस ईयर प्राइस कितनी थी 2000। अब मैंने मेजर किया तो मेरी वैल्यू आ रही है माय डियर 6 लाख रुपीज। तो ये जो 6 लाख रुपीज आ रहा है ये क्या है, जीडीपी एट सपोज कांस्टेंट प्राइस। आपने बेस ईयर प्राइस से मेजर किया। अब आप देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रू इंडिकेटर क्या है, कौन सा है। अब आप देखो जीडीपी एट जो करंट प्राइस अगर उसको देखें तो ये कह रहा है कि जो वैल्यू 4 लाख रुपए थी आज 12 लाख हो गई, 3 टाइम्स वैल्यू बढ़ गई। यानी जीडीपी का ग्रोथ रेट अगर हम निकालें तो वो 200% यहां पे आ जाएगा कि वो कितना ज्यादा इंक्रीज कर गया। लेकिन एक्चुअली में अगर इसको हम देखते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, तो 4 लाख से कितना हुआ 6 लाख। तो ये सिर्फ कितना बता रहा है 50% ग्रोथ, जो कि ट्रू ग्रोथ है। देखो प्राइस का बढ़ना कभी ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ कब होती है, जब आउटपुट बढ़े, और आउटपुट कितनी बढ़ी है 200 से 300, ओनली 50% इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह से पता लगता है कि जो रियल जीडीपी है ट्रू इंडिकेटर है, क्योंकि ये तभी इंक्रीज होगा जब आउटपुट बढ़ेगी। अगर आउटपुट नहीं बढ़ी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि नॉमिनल जीडीपी में क्या है कि मान लो आउटपुट नहीं बढ़ती है, सपोज करो आउटपुट 200 ही होती तो ये कितना आ जाता हमारे पास 8 लाख, तब भी ग्रोथ हो रही है, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया, 200 यहां भी 200, और ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 8 लाख। तो ये क्या बता रहा है कि जीडीपी एट जो करंट प्राइस है वो तो तब भी इंक्रीज हो जाएगा जब आपकी सिर्फ प्राइस बढ़ रही है। लेकिन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, मान लीजिए सपोज क्वांटिटी 200 ही होती तो ये दोबारा से कितना आ जाता 4 लाख। यानी ये तभी इंक्रीज करेगा जब क्वांटिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, और क्वांटिटी का बढ़ना, प्रोडक्शन का बढ़ना ही ट्रू ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो क्लियर हो गया दोनों में से कौन सा बेटर है, जीडीपी एट माय डियर कांस्टेंट प्राइस। क्योंकि जीडीपी एट करंट प्राइस कैन इंक्रीज इवन व्हेन देयर इज नो इंक्रीज ऑफ फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज। यानी कोई आउटपुट नहीं बढ़ी लेकिन फिर भी जीडीपी एट करंट प्राइस बढ़ सकता है। बट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस विल इंक्रीज ओनली व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज। यानी जब सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ेगी, गुड एंड सर्विस का फ्लो बढ़ेगा, तभी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बढ़ेगा। तो ये मोर एप्रोप्रिएट इंडेक्स है अगर हमने इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ को मेजर करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत अच्छा कंक्लूजन है कि दोनों में से कौन सा बेटर है और क्यों है। अब मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। और याद रखना इसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, करंट प्राइस को उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। तो पहला डिफरेंस क्या है, इट इज एस्टिमेटेड एट करंट प्राइस, इट इज एस्टिमेटेड एट प्राइस ऑफ सम बेस ईयर कांस्टेंट प्राइस, इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल आउटपुट एंड चेंज इन प्राइस। देखो ना, जो हमारा करंट प्राइस है उसमें चेंज दोनों केसेस में आ सकता है। अगर आउटपुट बढ़ेगी तब भी हमारा नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी तब भी बढ़ेगा। लेकिन रियल जीडीपी सिर्फ कब बढ़ेगा, जब फिजिकल आउटपुट बढ़ेगी। प्राइस के बढ़ने से प्राइस तो उसकी सेम है, फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इससे इकोनॉमी की ट्रू ग्रोथ नहीं पता लगती कि मान लो जीडीपी एट जो करंट प्राइस है वो सिर्फ इसीलिए बढ़ रहा है कि प्राइस बढ़ रही है, तो वो ट्रू ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इट ट्रूली रिफ्लेक्ट द ग्रोथ, ये ग्रोथ को दिखाता है, क्योंकि आउटपुट को दिखाता है, आउटपुट बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, तो ये ग्रोथ को प्रॉपर दिखा रहा है। और मैंने अभी आपको बताया इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी, इसको बोल देते हैं रियल जीडीपी। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। फिर मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना इसके डिफरेंस का ले लीजिए। अब आता है अगर आपको कभी इन्हें कन्वर्ट करना पड़ जाए, आपको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस दिया हो, करंट प्राइस निकालना आ जाए, करंट प्राइस दिया हो, कांस्टेंट प्राइस निकालना आ जाए, एक दो बार पेपर में ऐसे न्यूमेरिकल्स आए हैं। तो आइए पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। बेटा कभी भी अगर आपको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस निकालना है और आपको दिया हुआ है जीडीपी एट करंट प्राइस और प्राइस इंडेक्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस ओवर प्राइस इंडेक्स इनटू 100। सिंपल फॉर्मूला है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू
जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। मान लो आपको दिया हुआ जीडीपी एट करंट प्राइस 2 लाख, प्राइस इंडेक्स 120, तो कांस्टेंट प्राइस क्या होगा? तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या होगा? ये हम अगर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास फॉर्मूला कहते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस दैट इज गिवन 2 लाख डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स दैट इज गिवन 120 इनटू 100। तो ये आ जाएगा 1,66,666.66। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,66,666.66। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें कांस्टेंट प्राइस निकालना है और करंट प्राइस इंडेक्स और हमारा जो जीडीपी एट करंट प्राइस हमें गिवन है। एक आधा न्यूमेरिकल और देखते हैं, फिर मैं कंक्लूजन भी ड्रॉ करूंगा। अच्छा, मान लीजिए जीडीपी एट करंट प्राइस गिवन है दैट इज 2,50,000 एंड प्राइस इंडेक्स इज 100। अब निकालिए जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब आएगा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस करंट प्राइस दैट इज 2,50,000 डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो ये सेम आ जाएगा 2,50,000। और अगर हम लास्ट वाला देखें केस, अब अगर यहां पे आपने निकालना है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, तो अगेन फॉर वैल्यूज पुट करते हैं 3 लाख डिवाइड बाय 80, प्राइस इंडेक्स 80 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 3,75,000। तो ये हमने अलग अलग वैल्यूज निकाली, लेकिन मैंने ये क्यों निकाली है, इससे मैं कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने वाला हूं। ध्यान से देखना अगले पेज उस पेपर के ऊपर, इनका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ये देखो ध्यान से, मैंने उन वैल्यूज को यहां पे लिख दिया। अब ध्यान से समझना बेटा, याद रखना कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है कि भैया जो रियल जीडीपी है, या हम बात करें पहले नॉमिनल जीडीपी लिख देते हैं। चलो, नॉमिनल जीडीपी जो है, पहला क्वेश्चन आता है कब रियल जीडीपी के बराबर होगा। रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी कब इक्वल होंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए व्हेन प्राइस इंडेक्स इज 100। ये देखो, जब प्राइस इंडेक्स 100 है तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों इक्वल है 2,50,000। तो पहला एमसीक्यू रेडी हो गया। नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी के बराबर कब होता है मेरे बच्चे? जब प्राइस इंडेक्स होता है 100। दूसरी बात याद रखना मेरे बच्चे, नॉमिनल जीडीपी इज ग्रेटर देन रियल जीडीपी व्हेन प्राइस इंडेक्स इज ग्रेटर देन 120, ग्रेटर देन 100। यहां पे जैसे 120 लिया हुआ है, ग्रेटर देन 100। ध्यान दीजिएगा। अब ये देखो, यहां पे नॉमिनल जीडीपी कितना है? 2 लाख। रियल जीडीपी कितना है? 1,66,000 समथिंग। अब ये ज्यादा है कब? जब प्राइस इंडेक्स 100 से ज्यादा है। तो अगली बात क्लियर कर लो, जब प्राइस इंडेक्स 100 से ज्यादा होगा तो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू रियल जीडीपी से ज्यादा होगी। अब लास्ट पॉइंट आप समझ चुके हो क्या आने वाला है। अब आता है कि रियल जीडीपी कब ज्यादा होगा? भाई रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा तब होगा जब प्राइस इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 100 होगी। जब देखो, अब प्राइस इंडेक्स यहां पे कितना है? 80। तो इस कंडीशन में देखो, रियल जीडीपी की वैल्यू ज्यादा है 3,75,000 और ये कम है 3 लाख। तो तीन बातें क्लियर हो गई। जब प्राइस इंडेक्स की वैल्यू 100 से ज्यादा होगी, नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होगा, रियल जीडीपी कम। जब उसकी वैल्यू 100 से कम होगी तो रियल जीडीपी ज्यादा होगा, नॉमिनल जीडीपी कम। और जब 100 वैल्यू होगी प्राइस इंडेक्स की, बोथ विल बी इक्वल। तो ये मैं साइड में होता हूं, एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर मेरे बच्चे आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आया हुआ है, जीडीपी में नॉट बी एप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, हाउ? भाई कहा जाता है कि जो जीडीपी है वो ट्रू इंडिकेटर नहीं है, एप्रोप्रिएट इंडेक्स नहीं है अगर हमने वेलफेयर को मेजर करना है। तो बिल्कुल वैलिड है, वाकई ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। देखो, आज हम कहते हैं एक इकॉनमी के अंदर जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हाँ भाई हमारा जीडीपी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन है जीडीपी का बहुत ज्यादा अनइक्वल है,
इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज क्वाइट अनइक्वल, इसका मतलब क्या है कि जब जीडीपी बढ़ रहा है उसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ किसको मिल रहा है, सिर्फ कुछ बल्क ऑफ द पॉपुलेशन है जिनको उसका बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उसको उसका बेनिफिट मिल ही नहीं रहा। देखो ना, अब जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन हमें ये नहीं पता डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर ये मोर अनइक्वल है मतलब जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन फायदा किसको हो रहा है, अमीरों को। सिर्फ आपकी इकॉनमी के 5-10% लोग हैं वही मेन बेनिफिट लेके जा रहे हैं और बाकी लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो सर ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, मैं फिर आगे चलता हूं। फिर मेरे बच्चे नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब आपको यह भी तो नहीं पता जीडीपी की कंपोजिशन कैसी है। अब पता लगा जीडीपी तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर उस जीडीपी के अंदर मान लीजिए मेन प्रोडक्शन किसकी हो रही है, वाइन की, सिगरेट की या डिफेंस की आइटम्स की, तो माय डियर ये ट्रू सेंस में इंडिकेटर, ट्रू सेंस में वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करते। भाई आप देखो ना, अगर जीडीपी के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, इनके कारण हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो ये हमारा वेलफेयर थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। वेलफेयर कब इंक्रीज होगा, जब कंज्यूमर गुड्स वगैरह की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें बन रही हैं, सिगरेट है, वाइन है, डिफेंस गुड्स हैं, तो ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है, ये वेलफेयर को प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मैं साइड में हो गया मेरे बच्चे। फिर आता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। हमारी इकॉनमी के अंदर बहुत सारे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज भी होते हैं। अब आपको पता है ना, आज भी इंडिया जैसी कंट्री में स्टिल बार्टर सिस्टम पाया जाता है, जहाँ पे लोग गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। तो वो सामान जब मार्केट में बिकने के लिए नहीं आएगा, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होगी, तो हम जीडीपी को ट्रू सेंस में कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर इसके बाद बहुत सारी हमारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जैसे हाउसवाइफ की सर्विसेज हो गई, गार्डनिंग हो गई, लेजर टाइम एक्टिविटीज़ हो गई, इनको भी हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कंसीडर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनसे हमारा वेलफेयर तो इंक्रीज हो रहा है, तो इन जीडीपी में इसका भी एस्टिमेशन नहीं होता। यानी जितने भी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है थ्रू बार्टर सिस्टम, जो गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, या हमारी कुछ ऐसी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जैसे हाउसवाइफ घर में काम कर रही हैं, अब गार्डनिंग का शौक है, पेंटिंग का शौक है, लेजर टाइम एक्टिविटीज़, तो इनको हम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते। तो उस सेंस में ये भी ट्रू हमारा इंडिकेटर नहीं है। फिर आता मेरे बच्चे नेक्स्ट, चेंज इन प्राइसेस। अब मान लो जीडीपी बढ़ रहा है ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, जो हमने भी बात की थी नॉमिनल जीडीपी की, तो ये ट्रू सेंस में रिलायबल इंडेक्स नहीं है इकोनॉमिक वेलफेयर का। पता लगे प्रोडक्शन तो बढ़ी नहीं, सिर्फ प्राइसेस बढ़ गई और उसके कारण जीडीपी बढ़ गया, तो कहाँ से ये वेलफेयर है, कहीं भी ये वेलफेयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अब मान लो जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन अगर साथ साथ हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी उससे ज़्यादा बढ़ गया, तो इन दैट केस क्या होगा, जो पर हेड अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो फिर भी ये वेलफेयर को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू वेलफेयर को नहीं दिखाएगा। नहीं समझे, ध्यान से समझो। मान लो मेरा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, सपोज करो वो है 6%, ठीक है, और मान लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गया 10%। अब जीडीपी जितना बढ़ा, पॉपुलेशन उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है हमारी गुड्स की, सर्विसेज की, वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, उतनी तेजी से जीडीपी नहीं बढ़ा, तो पर हेड अवेलेबिलिटी जो हमारी गुड एंड सर्विसेज हो गई, हेल्थ सर्विसेज हो गई, एजुकेशन सर्विसेज हो गई, इनकी जो पर हेड अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो इस सेंस में ये हमारे को अगेन ट्रूली वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करेगा। फिर मेरे बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज एक्सटर्नलिटीज। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें एक्सटर्नलिटीज को हम काउंट नहीं करते, तो ये भी इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है। अब क्वेश्चन आता है, सर ये एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं, तो ध्यान से समझेंगे। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है गुड एंड बैड इंपैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट पेइंग प्राइस और पेनल्टी ऑफ दैट। कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे यहां तो आपको बेनिफिट हो रहा है लेकिन आप उसके लिए कोई पेमेंट नहीं कर रहे, या आपको उसके लिए नुकसान हो रहा है और कोई इसकी पेनल्टी आपको नहीं दे रहा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका या तो आपके ऊपर गुड इंपैक्ट है या बैड इंपैक्ट है। गुड इंपैक्ट है तो आप कोई प्राइस पे नहीं कर रहे,
और बैड इफेक्ट है आपको इसकी पेनल्टी नहीं दे रहा, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज। हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनसे हमें फायदा हो रहा है लेकिन हम उसके लिए कुछ भी पे नहीं कर रहे, ये भी एक्सटर्नलिटीज है। कई बार कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनसे हमें नुकसान हो रहा है लेकिन कोई हमें उसकी पेनल्टी नहीं दे रहा, उसको बोलते एक्सटर्नलिटीज। अब ये पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। अब पॉजिटिव क्या है, बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पड़ोस में किसी ने गार्डन बनाया हुआ है, अब उस गार्डन के अंदर उसने बड़े अच्छे अच्छे फूल लगा रखे हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आप डेली वहाँ से निकलते हैं, उसकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं, वो जो खुशबू आती है उसको फील करते हैं, बड़ा अच्छा आपको लगता है, लेकिन आप उन्हें कुछ भी पे नहीं कर रहे। क्या है ये? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने अपने घर के बाहर स्ट्रीट लाइट लगा ली, अब हर आने जाने वाला उसका फ़ायदा उठा रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है, रोशनी है बाहर, लेकिन कोई मेरे को पेमेंट उसकी नहीं कर रहा। तो ये क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, उनको बेनिफिट हो रहा है लेकिन वो कुछ पे नहीं कर रहे। अब नेगेटिव का एग्जांपल भी ले लेते हैं। नेगेटिव क्या होता है? मान लो मेरे घर के पास किसी ने फैक्ट्री लगाई, अब उस फैक्ट्री से दुनिया भर का धुआं बाहर निकल रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, लोग आसपास के बीमार हो रहे हैं, लेकिन उसने इसके लिए मेरे को कुछ भी पेनल्टी नहीं दी, सोसाइटी को कुछ भी पेनल्टी नहीं दी। तो ये क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका आपको नुकसान हो रहा है, आपके ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है लेकिन सामने वाला कोई पेनल्टी नहीं दे रहा, दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अब जीडीपी में क्या होता है कि हम इनको जीडीपी में काउंट नहीं करते, एक्सटर्नलिटीज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो जीडीपी में इसके बारे में कुछ भी नहीं होता, हम इसको नहीं कंसिडर करते। अब डेफिनेटली मेरे बच्चे जब जीडीपी में इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी ट्रू सेंस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वेलफेयर को। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या कर रही हैं? जीडीपी को, हमारे वेलफेयर को बढ़ा रही हैं, और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या कर रही हैं? हमारे वेलफेयर को कम करती हैं। लेकिन जीडीपी में इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं होता, इसलिए जो जीडीपी है या तो अंडर एस्टिमेट करता है या ओवर एस्टिमेट करता है हमारे वेलफेयर को। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जीडीपी जो है वो ट्रू इंडिकेटर नहीं है इकोनॉमिक वेलफेयर का। तो मेरे बच्चे, इसी के साथ हमारा नेशनल इनकम का टॉपिक पूरा फिनिश हो गया है। हाँ, एक लेक्चर मैं और ज़रूर लूँगा थोड़े दिनों में, जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा नेशनल इनकम के, स्पेशली एक लेक्चर लूँगा ओनली फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम। अदरवाइज हमारा नेशनल इनकम आज प्रॉपरली फिनिश हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक और बड़ी जल्दी मिलते हैं। और हाँ, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और खुद भी इनका बेनिफिट मैक्सिमम उठाएं। तो गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे, बेस्ट विशेस। मिलते हैं ब्रेक के बाद।